अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जफ़ा है और प्रीवियसली वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई 70% कंप्लीट कर दिया था। तो फिर मैं दोबारा से आ गया हूँ आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और इस चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए। तो चैप्टर आप लोगों के सामने ओपन हुआ हुआ रखा हुआ है और 124 पेज नंबर ओपन कर लीजिए, जिसके ऊपर हमारा एक टॉपिक है बड़ा ख़तरनाक, जो कि मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था मगर एक बार फिर से मैं दोबारा से करता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलास्टिक के ऊपर थोड़ा सा पहले गौर करें। देखिए, इलास्टिक की स्टेज से तो आप लोग भी गुजरे और मैं भी गुजरा हूँ, मुझे पता है। देखिए, अब इलास्टिक का इकोनॉमिक में ऐसा क्या काम आ गया भाई कि इलास्टिक हमें यहाँ लगानी पड़ रही है। वैसे तो हमने अपने ट्राउजर्स में बहुत यूज करी है, मगर इलास्टिसिटी का इसका यहाँ क्या काम है? अच्छा देखिए, हमारे पास इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी के कुछ फेजेस होते हैं। अब फेजेस हमारे पास क्या क्या होते हैं वो, अच्छा देखिए, हमारे पास आप लोगों ने अगर पढ़ा है, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो थोड़ी सी अगर गौर से सुनी है और अगर आपको समझ आई है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी आसान रहेगी, वरना फिर माजरत के साथ आपको मेरी पहले वाली वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपने करना है ये, देखिए सुने मेरी बात। सबसे पहले आती है हमारे पास इलास्टिक, उसके बाद आती है परफेक्टली इलास्टिक, एक आती है हमारे पास इन इलास्टिक, उसके बाद आती है परफेक्टली इन इलास्टिक, और एक होती है यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अब आगे आप लोगों ने अगर कभी गलती से अगर इस वर्ड का नाम सुना है कि रिलेटिव इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, तो आप एक बहुत ही एक एजुकेटेड स्टूडेंट समझे आपने आपको, क्योंकि इस लेवल पे बहुत कम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो अभी फिलहाल हमने जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है वो है इलास्टिक और इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इन चार चीज़ों पे हमने गौर करना है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि ये होती क्या है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखिए, इलास्टिक के फेज में हम क्या कर रहे होते हैं। देखिए, इलास्टिक के अंदर एक मार्केट को टारगेट करता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस हाथ को मेरे समझिएगा कि ये प्राइस है और इस हाथ को समझिए मेरी क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो आपको पता ही होगा कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे सामने वाले जो बंदा है उसने मुझे ऑर्डर दिया कि आपने मुझे इतनी बुक्स बनाकर देनी है, तो मीन्स डेट के मैंने कुछ प्राइस सेट किया है, वो कुछ क्वांटिटी मांग रहा है मुझसे। देखिए, ये प्राइस हो गई, ये मेरी क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी प्राइस है और मेरी क्वांटिटी इतनी आ जाती है, तो मैं किस सिचुएशन में हूँ? मैं इलास्टिक की सिचुएशन में हूँ। अब ये बोलेंगे सर ये आप अपने हिसाब से आप इशारे कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, थोड़ा हमें समझाएं ये क्या इशारे कर रहे हैं और इनकी क्या वजूहत है इन इशारों की। अच्छा देखिए, पहले इशारों को समझ लें, मेरे समझाने का तरीका समझ लें, उसके बाद में सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले समझे मैं समझाना क्या रहा हूँ। अभी देखिए, प्राइस मेरी यहाँ पर थी और मेरी क्वांटिटी भी सामने, दोनों आमने सामने है। इस फेज को हम कहते हैं यूनिटरी। देखिए, प्राइस और क्वांटिटी दोनों बराबर हैं, साथ बढ़ भी रही होंगी और साथ कम भी रही होंगी। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये यूनिटरी फेज है, मतलब यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी बराबर चलती है। अब देखिए, मैंने इसको हल्का सा क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया था, तो ये मेरी फेज होती है इलास्टिक की। अभी इलास्टिक क्यों होती है मैं डाउट अभी क्लियर करने वाला हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो। अच्छा देखिए, मैं यहाँ तक क्वांटिटी इतनी है, प्राइस इतनी है, ये इलास्टिक हो गई। अब आप बोलेंगे देखिए यार, क्वांटिटी हम थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, हमने क्वांटिटी इतनी कर दी है, प्राइस इतनी कर दी। मैं होपफुली कि ये मेरे फ्रेम से बाहर नहीं निकल रहा होगा। देखिए, अब इतना कंसीडर कर लें, देखिए प्राइस हमने यहाँ पर है और मेरी क्वांटिटी यहाँ पर है, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं अभी 5 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, वापस अपनी फेस पर आ गया हूँ जहाँ पर कॉन्स्टेंट पे है अभी हम। अब जरा देखें आप क्या करें कि देखिए, मेरी क्वांटिटी नीचे आ गई है मेरी प्राइस से, तो ये होती है मेरी इन इलास्टिक, समझ गए। अब मेरी क्वांटिटी और नीचे आ गई है मेरी प्राइस से, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए, मैंने आपको फेसेस समझा दिए। अच्छा, मेरी एक बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अभी मैंने आपको समझाने के लिए जो क्वांटिटी बता रहा था ना कि मेरी अगर मेरी प्राइस यहाँ है, मेरी क्वांटिटी यहाँ है, मैंने क्वांटिटी को यहाँ कर दिया था, फिर मैंने क्वांटिटी को यहाँ कर दिया था। अभी ये जो वजह है ना, अच्छा देखिए, हम इसकी जगह पर सप्लाई के अंदर ना हम प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही रहता है। मगर क्वांटिटी डिमांड के अंदर हम क्वांटिटी को यूज कर रहे होते हैं, अगर हम सप्लाई के अंदर हम प्राइस को यूज कर रहे होते हैं। जिसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। इलास्टिक सप्लाई के अंदर वो चीजें आती हैं जो वेवलेंथ गुड्स होते हैं। अब वेवलेंथ गुड्स का अगर आपने कभी नाम सुना है तो आपकी तो बस क्या ही बात है, बस क्योंकि वेवलेंथ गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लग्जूरियस आइटम्स को कहते हैं, जो महंगे तरीन आइटम होते हैं, मतलब लग्जरीज के अंदर आ जाते हैं आपके लिए, तो वो हमारे लिए इलास्टिक के अंदर आते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मतलब आप उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ा लें, मैंने तो कम नहीं करना लेना, मेरे पास बहुत पैसा है,
तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब बात आ जाती है इनइलास्टिक की। इनइलास्टिक क्या होती है? इनइलास्टिक के अंदर हमारे पास आती है नेसेसिटीज। बहुत ज़्यादा मैंने खतरनाक इंग्लिश का वर्ड बोलते, थोड़ा आसान कर देता हूँ, मतलब मैं ज़रूरियात बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एक दफ़ा में सुनते ही समझ आ जाए। ज़रूरियत क्या होती है? कि दवाइयाँ, मेडिसिन जिसको कहते हैं हम, अपने रोज़मर्रा की हाउस होल्ड चीज़ें, मतलब रोज़मर्रा की अशियात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ना करे, अगर मेरी तबीयत ख़राब है, अब दवाई पहले मिलती थी 50 रुपए की, अब मिल रही है 1000 रुपए की, और मुझे चाहिए वही दवा, तो मैं क्या नहीं लूँगा? अब देखिए, जान है तो जहान है, मैं पैसा खर्च करूंगा अपने ऊपर अपनी जान बचाने के लिए, वो मेरी नेसेसिटी है, तो मैंने पैसा खर्च करना है ताकि मेरी जान बच सके। क्योंकि देखिए, अब आप एक बात बताएं कि अगर मैं खर्च नहीं करूंगा तो मेरे पैसे का फायदा नहीं है ना। अब चाहे जितनी भी महंगी हो जाए, मैंने लेनी है। तो ये फेज जो होती है ना इन इलास्टिक की, इसके अंदर हम नॉर्मल चीजें, नॉर्मल गुड्स जो होते हैं और नेसेसिटीज को काउंट कर रहे होते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? मैंने अभी आपको क्या समझाया? बस मैंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया आपको, एक इलास्टिक का समझाया और एक इन इलास्टिक का समझाया। नीचे हमारे पास दो ग्राफ भी, एक इन इलास्टिक का, एक इलास्टिक का। देखें, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि क्वांटिटी और प्राइस किस तरीके से आपस में रिएक्ट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के साथ। आपको अगर पेज नंबर 124 पे अगर नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना मैं तो आपको बैठ के सामने दिखा ही रहा हूँ। ऑब्वियस ये बात है, हमारे पास फिर एक छोटी सी, एक अच्छी सी मुझे लाइन नजर आई है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है। अब जो भी आपका नाम है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि देखिए भाई, आप मुझे ये बताएं जरा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपको मैं दो लाइन की एक डेफिनेशन यहाँ कोटेड भी हुई है, एक बार पढ़ के सुना दूं मैं आपको। द मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ रेट और परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि देखिए, ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है, जिसके अंदर हम नापने में मदद करते हैं किस चीज़ को, प्राइस एंड क्वांटिटी को। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अगर मैंने आपको डिमांड इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया है तो मैंने आपको उसके अंदर ज़रूर बताया है कि क्वांटिटी किस तरह बिहेव करती है प्राइस के साथ। मगर अब ये हमारा सप्लाई का टॉपिक है तो हम यहाँ डिमांड को नहीं छेड़ने वाले, वरना वीडियो मेरे हाथों से निकल जाएगी बिल्कुल ये। तो समझ रहे ना, मैंने अभी आपको क्या समझाया? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी किस तरह बिहेव करती है। बस ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो 10 सेकंड पीछे कर लें, समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर, जो कि 125 है। ऑब्वियस सी बात है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम 125 पे जाने वाले हैं। पेज नंबर 125 पे हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वो दो तो मुझे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। अच्छा, एक बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो इन इलास्टिक होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास वर्टिकल के अंदर बनती है। अब उसके बाद जो उसका ही हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है परफेक्टली इलास्टिक। उसके अंदर हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? देखिए, थोड़ी थोड़ी बात को समझने की कोशिश किया करें, ज़्यादा समझेंगे तो एक दफ़ा में गायब हो जाएगा सारा दिमाग से। थोड़ा थोड़ा समझे, जो समझ नहीं आ रहा है वीडियो फ़ौरन पीछे कर लें ताकि आपको समझ आए, ना कि आप ज़बरदस्ती समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो अगले टॉपिक में हमारे पास है वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को नापने के कितने तरीके होते हैं। अच्छा देखिए, हम क्लास जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, मैं ICMA वगैरह की जो क्लासेस देता हूँ उसके अंदर भी हमारे पास यही चीज़ें सेम होती हैं। अच्छा, उसके अंदर थोड़े से मेथड ज़्यादा हैं मगर ज़्यादातर सिमिलर होते हैं। तो आप में से अगर कोई ICMA का सोच रहा है तो उसके लिए अभी से आसानी होने वाली है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास इलास्टिसिटी नापने का एक मेथड होता है जिसको हम यूटिलिटी मेथड कहते हैं। एक ज्योमेट्रिक मेथड होता है हमारे पास। तो मैं इतने सारे बता रहा हूँ, मैं डिफाइन भी तो करता जाऊँगा सारे साथ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा समझा दूंगा फिर मेरे जहन से निकल जाता है। फिर मैं डायरेक्ट समझाता हो जाता हूँ। यूटिलिटी मेथड को मेजर करने का एक छोटा सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो ये कि देखें, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है ना आपके? मतलब वो चेंज के लिए हम यहाँ पे डेल्टा का साइन यूज करते हैं। तो आप समझ रहे ना कि इसका जो छोटा सा मैंने एक फॉर्मूला बताया है कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी का और यूटिलिटी मेथड से, वो सिर्फ इतना सा है कि क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्राइस। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। डिमांड भी कैलकुलेट करनी होती है तो हम इसी फॉर्मूले से कर रहे होते हैं, यूटिलिटी मेथड से। आगे अच्छा, अभी इसके फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है नहीं, वरना मैं इसको ज़रूर करवाता। अगर आगे मिल जाती है तो हम बिल्कुल करने वाले हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और हम इसकी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊँ।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड है। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पर इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन नज़र आ रही है। मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा यूटिलिटी मेथड की। तो मेरे सामने ही यहाँ पर एक कैलकुलेशन मौजूद है, तो इससे अच्छी सिचुएशन मुझे मिलेगी नहीं कि मैं अभी आपको समझा दूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास छोटी सी एक क्वांटिटी गिवन है जो कि 1000 यूनिट्स की है। हमने 1000 यूनिट्स हम बना रहे हैं और हम प्राइस जो ले रहे हैं वो 3500 ले रहे हैं। हम रुपए कंसीडर करें, डॉलर कंसीडर करें, एक ही बात है। ठीक है, हमने उसको डिवाइड कर दिया है दोनों को आपस में। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है सबसे पहले 40। आपके सामने जरा पेज नंबर 26 के ऊपर पूरी कैलकुलेशन गिवन है। मैं सिर्फ आपको पुट करना सिखा रहा हूँ, उससे मेरी भी आसानी हो जाएगी, आपकी भी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास दो वैल्यूज नजर आ रही होंगी, एक 4500 है, एक 3550 रुपये, दो है। अब दोनों में से अब ये दो वैल्यूज क्यों है क्वांटिटी की? जब हमारे पास एक कमोडिटी की बात हो रही है तो दो क्वांटिटी क्यों आ रही है? तो ये वजह है, जब मैं आपको बता रहा था पीछे फॉर्मूले के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज आया है। मतलब 4500 क्वांटिटी से हम 3500 क्वांटिटी पर आ गए हैं। कोई ना कोई हमने चेंज आया है बीच में। वो चेंज कितने का है? 1000 का चेंज आया। ऑब्वियस सी बात है ना। आपने पेज नंबर 26 ओपन किया तो मेरी बातें आपके पल्ले पड़ रही होंगी, वरना नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो 1000 का जो बीच में चेंज आया है ना, तो हमने इसको नोट करना है। देखिए, 4500 से 3500 पे हम पहुंच गए। अब देखा आगे लिखा हमारे 1000 का चेंज है। अच्छा देखिए, उसके बाद ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 3500। अब ये ओरिजिनल ये वाली क्यों है? अब आप बोलेंगे सर 4500 भी तो हमारी ओरिजिनल सप्लाइड हो सकती है, मगर चेंज की बात कितनी है? चेंज की बात तो 3500 है ना। हमने क्या नोट करना है? इलास्टिसिटी के अंदर हम आफ्टर चेंज वैल्यू काउंट कर रहे होते हैं, क्वांटिटी की और प्राइस की। फिर उसके बाद दोनों को हम डिवाइड करवा रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3500 है। उसके बाद नीचे हमारे पास प्राइस देखी आ रही है। देखिए, पहले हमारी प्राइस कितनी थी? 1500। उसके बाद फिर जो चेंज के बाद हमारे पास प्राइस बची वो 1200 रुपये बची है सिर्फ। तो दोनों को लेस करवाने फर्क कितने से है? 300 रुपये से फर्क आए। तो जो अब जो चेंज वाली प्राइस है जो हमने लगानी है वो कितनी होनी है? 1200 होनी है। ऑब्वियस सी बात है। अब आपने करना क्या है? 3500 को डिवाइड करना है डायरेक्ट 1200 रुपये से। 1200 से डिवाइड करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप किस फेज में खड़े हुए हैं अभी इलास्टिसिटी की। मतलब अच्छा, अब एक बात में मेरे जहन से निकल गई आपको बताना, वो ये क्योंकि मैंने अभी आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी बताया था, मगर मैंने ये नहीं बताया कि इनके लिए हम साइंस कौन से यूज़ करते हैं। साइंस से क्या मुराद है सर, ज़रा ये भी समझें। आपने कभी मैथ के अंदर ग्राफ बनाया? अगर बनाया तो आप मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। देखिए, सबसे पहले वैल्यू लिखी होती है जीरो की बीच में, उससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 वो सारी ऊपर वाली पॉजिटिव में होंगी, और नीचे की जितनी है ना, जीरो से नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो समझिए ना, बीच में सेंटर में जीरो है, ऊपर 5 तक सारे पॉजिटिव के, नीचे 5 तक सारे नेगेटिव के। ग्राफ अगर आपने बनाया तो आप मेरी बात बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है ना, वो इलास्टिक की वैल्यू होती है, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो इन इलास्टिक की वैल्यू होती है, और जो जीरो वैल्यू होती है वो हमारी यूनिटरी की वैल्यू होती है। क्योंकि हम उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पर हमारी क्वांटिटी और प्राइस दोनों साथ वेरी कर रहे होते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने किस तरीके से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हमने करी है। अभी कैलकुलेट आपके सामने वैल्यूज सामने पुट हुई है, बहुत बेसिक सी थी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज आपके सामने पुट कर ली, डिवाइड करना। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि हम क्वांटिटी को दोनों को चेंज वाली भी अलग कर रहे होते हैं और उसके बाद वाली भी अलग कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीचे लास्ट में प्रोसेस हुआ है वो ये हुआ है कि क्वांटिटी पहले वाली, मतलब चेंज से पहले वाली अलग करी है हमने, क्वांटिटी चेंज के बाद वाली अलग करी है हमने, प्राइस चेंज से पहले वाली अलग करी है, चेंज के बाद वाली अलग करी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आंसर। उसके बाद आपका डायरेक्ट इलास्टिसिटी पता चल जाएगी आपको कि हम पॉजिटिव स्टेज में हैं या नेगेटिव स्टेज के अंदर हैं। मीन्स डेट के पॉजिटिव में है तो इलास्टिक है, नेगेटिव में है तो इनइलास्टिक है, सेंटर में है तो हम यूनिटरी हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम यूनिटरी में आए। यूनिटरी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम अभी चैप्टर के साथ आगे पढ़ते जाएंगे। ज्योमेट्रिक मेथड कौन सा होता है? सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने छोटी सी मौजूद है। वो ये कि देखें, प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट बराबर चल रही है माशाल्लाह से भाई। अच्छा, बराबर चल रही है तो अब यहाँ पर इतनी सारी नरेशन पढ़ने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आगे मेरे पास पेज नंबर 27 पे मुझे दो ग्राफ नजर आ रहे हैं बड़े प्यारे से। उनकी वजह क्या है देखें ज़रा। मुझे यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊँ ज़रा, वो ये है कि देखें, कभी हमारे पास प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है क्वांटिटी की,
तो कभी हमारे पास क्वांटिटी बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाते हैं सप्लाई के। यही चीज़ इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। और आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करा दूँ। ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बने हुए हैं, हमने ग्राफ को समझना आना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखें यहाँ पर इससे पहले वाले ग्राफ पे पेज नंबर 27 पे अगर आप ग्राफ देखें ऊपर वाला, तो ये प्राइस की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है, मीन्स दैट कि हमारी प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। और नीचे वाले ग्राफ के अंदर देखिए कि हमारी क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा है और प्राइस कम है। तो समझ रहे ना। अच्छा ये देखें, ये दो दो लाइन्स आ रही है ना हमारे पास, ये चेंज और बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज वाला सीन है। समझ रहे ना मेरी बात को। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मुझे नोट कराएं ना प्लीज़। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नोट कराएं या फिर आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मुझे बता दें और स्क्रीनशॉट लेकर लगा दीजिएगा कि मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम है, या फिर नंबर नोट करके लगा दिया करें कि वीडियो के इस हिस्से में हमें प्रॉब्लम थी, वो एक बार दोबारा से करवा दें। बस दैट्स इनफ, इतना कर दें, मैं वहीं से आपको समझा दूंगा। अच्छा देखिए, पेज नंबर 27 के ऊपर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक है, मगर अब मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्विस्ट आप लोगों के लिए, वो ये कि मैं ये आपको नहीं कवर करवाने वाला। और इस बात का आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोगों ने तो मेरी वीडियो पूरी देखनी ही नहीं है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी तो एंड में, अगर आप लोगों ने पूरी एंड तक देख ली और मैंने आपको ये बताया कि मैं नहीं करवाऊंगा, और मैं तभी कवर करवाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बोलेंगे कि सर हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवाएं। ये मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप टॉपिक पूरा समझें एंड तक। और मैं ये बिल्कुल एंड में लगाने वाला हूँ ये क्लिप। और अगर जिसने समझना है वो एंड तक पूरी देखेगा तो मुझसे सवाल करेगा, वरना मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो बस दीजिए मुझे इस वीडियो में आज के लिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी इसी तरीके की एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।